गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के परिचय के बारे में मैं क्या बोलूं। मैंने अभी भारत लिटरेचर फेस्टिवल में आपका इंटरव्यू किया तो मैंने बोला कि भाई इकलौते मंत्री हैं पूरी कैबिनेट में जो स्काई डाइविंग करते हैं, फिटनेस का लेवल आपका ये है। और परिवार में सर ने ऐसा संस्कार दिया मेरी छोटी बेटी सुहासिनी को कि उसने भारत की सारी सबसे बड़ी नदियों को, गंगा और ब्रह्मपुत्र को अपनी भुजाओं से और अपनी तैराकी से नापा हुआ है। और पूरे परिवार में बड़ा अजब का शौर्य है, अजब का अनुशासन है और मेरे ऊपर आपका बहुत विशेष स्नेह और विशेष कृपा है, उसके लिए मैं बहुत हमेशा आभारी रहता हूं। मैं सर से यह निवेदन करूंगा कि मैं आपसे सवाल जवाब करूं तो बेशक ज्यादा टाइम जाएगा। मैं चाहूंगा कि उस दिन आपने भारत लिटरेचर फेस्टिवल में भारत के बढ़ते प्रभुत्व पे जो आपने बात बोली थी, उतनी अच्छी बात शायद प्रधानमंत्री जी भी कई बार नहीं बोल पाते हैं, बोलते हैं लेकिन उनको लगता है कि मैं अपनी ही तारीफ क्या करूं। तो हमारी बात तो दूसरों को कहना चाहिए, हमारे सहयोगियों को कहना चाहिए। तो एक बात कि भारत के कल्चर के आप आज के डेट में कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते ब्रांड एम्बेसडर हैं और उस ब्रांड एम्बेसडर के होने के नाते टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूरे विश्व को आकर्षित करने की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। जल शक्ति मंत्री रहते हुए पहली बार जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ, उसके आप पूरे 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे और हर घर नल की योजना में आपने 12 करोड़ से 14 करोड़ घरों को नया नल दिया, पानी दिया, साफ पीने का वो किया। दिन रात आपने परिश्रम किया और इकलौते मंत्री हैं जो कभी थकते नहीं, मैंने इनको कभी थकते नहीं देखा और लोगों की तरह। उसके पीछे आप ही की मेहनत है, उसमें हम लोगों का तो कोई योगदान नहीं। सर कुछ इन्हीं बातों पर, और टॉपिक भी है नए भारत की बात दिल्ली के साथ। दिल्ली आपने जीत ही लिया है तो इसी पर सर अपनी बात रखें, उसके बाद जरूर मैं आपको सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक चलूंगा। धन्यवाद उपेंद्र भाई। उपेंद्र जी मित्र हैं और भ्रातृवत मित्र हैं, भाई के जैसे दोस्त हैं। अभी मैं जब पार्लियामेंट में बैठा था, एक सज्जन बजट पे अपना स्पीच दे रहे थे, शोले फिल्म की बात कर रहे थे। और मैं आपको, आप में से सब लोगों ने शोले मूवी देखी होगी। शोले में जय और वीरू 2 दोस्त होते हैं। अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो जय का रोल निभा रहे होते हैं और वो अपने मित्र धर्मेंद्र जी जो वीरू का रोल निभा रहे होते हैं, उनकी रिश्ते की बात पक्की करने के लिए मौसी के यहाँ जाते हैं और वो जो तारीफ के डायलॉग देते हैं वो आप सब लोगों को याद होगा। मैं याद दिला दूं, ये ऐसे मेरे मित्र हैं। क्योंकि मैं सोच रहा कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जो नहीं बोल पाते वो मैं बोलता हूं, मुझे लगता है मेरी नौकरी खत्म होने वाली। देखिए सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हम सबकी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री जी की बातों को और अच्छे से समझ के आप बोलते हैं और जो कुछ हम सब लोग कर रहे हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से, उस इंजन की ड्राइविंग फोर्स से, उनकी मोटिवेशनल फोर्स से कर रहे हैं। मुझे अभी 3-4 दिन पहले ऐसे ही एक विषय पर जब हम नए भारत की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में भारत में, एक पत्रकार मित्र लाइव बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भारत में क्या बदलाव हुआ, आप इसको क्या कह सकते हैं, पिछले 10 साल में क्या परिवर्तन हो गया। तब मैंने कहा कि भारत ने जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था अनेक बलिदानों के बाद में, हजारों लोगों की कुर्बानी के बाद में, अनेक लोगों ने फांसी के फंदे पर झूला होगा, अनेक लोगों ने सीने पर गोली खाई होगी, कुछ लोगों ने कोड़े के मार, लाठियों के प्रहार सहे होंगे, अनेक लोगों ने कोल्हू में बैल की जगह सावरकर की तरह युद्ध जाना स्वीकार किया होगा, तब जाकर के देश आजाद हुआ था। लेकिन आजादी के 7 दशक बाद तक जिस तरह की सरकारें देश में रही, कुछ छोटे मोटे समयांतों को छोड़ दें, देश में घोर निराशा का माहौल 2014 से पहले था। मैं 2014 से पहले राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करता था और मैं सामान्य मानवी की तरह, क्योंकि आई वाज इनटू बिजनेस एंड वेरियस थिंग्स, सामान्य मानवी की तरह देखता था। सामान्य लोग जो हैं देवर जो है घोर फ्रस्ट्रेशन में थे कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसको अंगीकार किया है, वेदर इट इज राइट और नॉट, ये भारत के लिए उपयुक्त भी है कि नहीं।
उस घोर निराशा के अंधकार से बाहर निकाल करके 10 साल में देश को 140 करोड़ लोगों के अंदर इस विश्वास का सृजन करना कि भारत विकसित हो सकता है और हम विकसित होकर के रहेंगे, ये संकल्प के साथ आगे बढ़ाना, ये एकमात्र जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है। देखिए, दिल्ली का परिणाम आ गया, मुझे लगता है चुनाव का परिणाम आया, हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई। दिल्ली के लिए जो हमारा कमिटमेंट है, डबल इंजन की सरकार बन जाने के बाद में वो हमारा कमिटमेंट और भी अधिक हमें जो है जिम्मेदारी के साथ में, मेहनत के साथ में काम करना होगा। पिछले 10 साल के इस शासनकाल में 2 टर्म में जो माननीय मोदी जी ने की है, आजादी के बाद में भारत में सामान्य मानवी के लिए जो मूलभूत आवश्यकताओं की, बुनियादी आवश्यकताओं की चुनौती थी, जिस पर प्राथमिकता के साथ में काम होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से सरकारों में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए वो न तो प्राथमिकता थी, न उसके लिए संसाधनों का ठीक से नियोजन किया गया था, और कालांतर में धीरे धीरे आते आते देश में इस तरह की परिस्थितियां बन गई थी कि देश में सारी योजनाएं कुर्सी बचाने या कुर्सी पर बने रहने के निमित्त बनाई जाती थी और चलाई जाती थी। इसलिए पहले 5 साल के कालखंड में सामान्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को बुनियादी आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकालने के लिए काम किया गया। दूसरे 5 साल में उसके बाद में उस खड़े हुए प्लेटफॉर्म पर या उस फाउंडेशन पर एक भवन बनाने का काम शुरू किया हुआ और सफलतापूर्वक हुआ। पूरे विश्व ने देखा, पूरा विश्व उसका साक्षी है। मुझे स्मरण आता है उपेंद्र भाई, जब मैं 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स समाप्त हो गए थे, यूनाइटेड नेशंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर चर्चा शुरू हो रही थी, तब मुझे एक प्रतिनिधि के रूप में यूनाइटेड नेशंस में जाने का सौभाग्य प्रदान किया था। वहां सैनिटेशन और वाटर, इन 2 विषयों पर चर्चा होनी थी। मैं पहली बार यूनाइटेड नेशंस में गया था, अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था। उस हॉल में जब मैं एंटर हुआ, वो ग्रैंड हॉल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिसकी हरे रंग की पीछे मार्बल की दीवार है, आप सबको याद होगा, भारत का झंडा लगा हुआ, शान से हिंदुस्तान भारत लिखा हुआ, उसके पीछे मैं जाकर के बैठा था। लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने बात करना शुरू किया और यह कहा कि ओपन डेफिकेशन के लिए दुनिया में 100 करोड़ लोग आज भी अभिशप्त हैं, और जब उन्होंने कहा कि उसमें से 60 करोड़ लोग अकेले भारत में हैं, और उनके बाद में जितने लोगों ने, जितने देशों ने उस पर विचार व्यक्त किया, क्योंकि वहां अल्फाबेटिकली नंबर आता है, भारत का नंबर आने तक मुझसे पहले सब ने उसमें भारत को इंगित करके यह कहा कि द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन ओपन डेफिकेशन भारत है। और जब भारत की तरफ उंगली करके सब लोग बोल रहे थे, उंगली दिखा करके सब बोल रहे थे, तब मेरे मन में बहुत ग्लानि का भाव था कि हम 6 दशक बीत जाने के बाद में भी अपने सामान्य शौचालय की सुविधा अपने गांव के लोगों को, अपने गरीब लोगों को नहीं दे पाए। और परिवर्तन देखिए, 2019 में मैं जल शक्ति मंत्री के नाते स्टॉकहोम में वर्ल्ड वाटर वीक में गया था, और उस 5 साल के कालखंड में, जबकि पूरे विश्व ने भारत जैसे देशों की प्रगति की यात्रा और उस दर को देखते हुए यह तय किया था कि 2030 तक हमको 100% अचीव करना है। मैं 2014 के बाद में, या 2014 भी नहीं, 15 की शुरुआत से जब मैं गया था, तब से लेकर के जब 2019 के अक्टूबर में मैं गया, उस 5 साल में भारत ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया था। पूरी दुनिया चमत्कृत दृष्टि से भारत की तरफ देख रही थी। और जब मैं इंडिया पवेलियन में जाकर के बैठा, डॉक्टर साहब, 48 देशों के प्रतिनिधियों ने आकर के मुझे ये कहा, और मैं ये मानता हूं कि हम सब भारतवासियों के लिए उससे ज्यादा गौरवशाली कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारत अगर कोई लक्ष्य या उपलब्धि हासिल करता है, दैट इंस्पायर्स अस। और उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ में यह बात कही कि दुनिया के दूसरे देश, विकसित देश, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, वो अगर कुछ हासिल करते हैं, वो हमको ऐसा लगता है कि नहीं है कि हमने कुछ हासिल किया है, हम भी कर सकते हैं। जब भारत कुछ हासिल करता है तो हमको लगता है कि हम भी कर सकते हैं। और भारत का हासिल करना, किसी भी विषय को लेकर के कोई भी उपलब्धि जो आज तक भारत ने हासिल की है, वो पूरे विश्व में गेम चेंजर होती है और ट्रेंड सेटर होती है। हम आजाद हुए, इतनी लंबी लड़ाई के बाद में उपेंद्र भाई,
जिस दिन भारत आजाद हुआ उसके 30 साल में दुनिया से गुलामी की प्रथा समाप्त हो गई, जो सैकड़ों सालों से चल रही। हमने कोविड के, बहुत लंबा विषय नहीं करना चाहता, हमने कोविड में वैक्सीन बनाया। 90 देशों को दुनिया के हमने वैक्सीन देकर के दुनिया की जितनी भारत की आबादी को जो है कोविड से संरक्षण दिया, सुरक्षा चक्र प्रदान किया, उतनी दुनिया की आबादी को भी दिया। अगर भारत ने वैक्सीन नहीं बनाई होती, ये डॉक्टर साहब यहां बैठे, मैं जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि आधी दुनिया के लोग वैक्सीन खरीद करके लगा पाए, इसकी संभावना नहीं होती। ये भारत की ताकत है, भारत की उपलब्धि है। और इस दृष्टिकोण से जब भारत को बनाना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया, आज उसका परिणाम है कि पूरा विश्व भारत की तरफ एक आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। और भारत का अविकसित होना ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी घटना होगी। और मैं आज जिम्मेदारी से इस मंच पर बैठ करके कह रहा हूं, क्योंकि 2047 का जो लक्ष्य लेकर के हम चले हैं, शायद 2047 तक हम होंगे न होंगे, कितने लोग होंगे, ये ईश्वराधीन है। लेकिन 2047 तक, आज डिजिटल वर्ल्ड में जो कुछ कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, इट इज शब्द ब्रह्म है जो लिखा गया था। इस डिजिटल वर्ल्ड में जो कुछ कहा गया, ये सब ब्रह्म है, सब ये सब हिस्ट्री बनने वाली है। 2047 में, मार्क माई वर्ड्स, जिस दिन भारत विकसित हो जाएगा, उस दिन देश से में पिछड़े हुए देशों की परंपरा समाप्त होने का युग जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। अगले 20-25 साल में दुनिया से गरीबी और दुनिया से पिछड़ापन समाप्त हो जाएगा। विश्व कल्याण और विश्व बंधुत्व की जो बात हमारे ऋषियों मनीषियों ने की है, वो सहज रूप से उसको साकार होते हुए आप सब लोग देख रहे हैं। और मित्रों, भारत जिस गति के साथ में प्रगति कर रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, और विरासत पर गर्व करते हुए विकास करने का मंत्र जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये भारत को विश्व के लिए प्रणम में, जिसको पूरा विश्व प्रणाम करे, उस स्थिति पर ले जाने के रास्ते पर हमको लेकर जा रहे हैं। अभी एक नोबेल लॉरेट, में बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, एक नोबेल लॉरेट ने एक आर्टिकल लिखा है। उसने कहा कि दुनिया में कोई भी ग्लोबल लीडर होने के लिए किसी भी देश को, उसको 3 वर्टिकल्स पे प्रमुखता के साथ में पहले काम करना है। पहला, आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति करें। और उन्होंने कहा कि किस तरह से भारत आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति कर रहा है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाए, 3री अर्थव्यवस्था बन रहा है। अभी डावोस में भी इस बात के लिए बहुत सारे लोगों ने चर्चा की है। पिछले बार डावोस मीटिंग में भी इस बात की बहुत सारे लोगों ने बहुत आधिकारिक रूप से ये बात कही कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी अब जिस स्पीड से चल रही है, हर 6 से 7 साल के बीच में दुगनी हो जाएगी। हम अभी लगभग 4 ट्रिलियन पे हैं। 2047 तक 4 बार हम बढ़ेंगे, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। भारत 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। उस दिन आप भारत की जो है कल्पना करिए कि 3 से 4 तक या 2 से 4 तक पहुंचे, तब तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है। भारत में वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही हैं 100 से ज्यादा। भारत में नेशनल हाईवे बन गए हैं, भारत में एक्सप्रेस हाईवे बन गए हैं, भारत में 150 जो है हवाई अड्डे बन गए। भारत में आज 840 एयरक्राफ्ट इंडियन स्काई में और इंडियन ऑपरेटर्स के द्वारा दुनिया भर के जो है आसमान में उड़ते हैं। अब 1700 नए अगले 3 साल में आने वाले हैं। भारत में 100 से ज्यादा वाटरवेज बन गए। ये परिस्थितियां केवल हम 2 से 4 पहुंचे तब तक पहुंची है। 4 से 32 होंगे तब हम कहां होंगे, आप कल्पना करके खुद देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने उससे आगे कहा कि कोई भी देश आर्थिक दृष्टि से प्रगति करे, केवल उससे वो विश्व के लिए प्रणम्य नहीं हो सकता, विश्व का नेता नहीं बन सकता। क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया, दुनिया में बहुत सारे ऑयल इकोनॉमी के ऐसे देश हैं जो आज इस मुकाम पर पहुंच गए कि उनकी पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे बड़ी है, लेकिन वो दुनिया के लिए न तो आदर्श हो सकते हैं, न दुनिया के नेता हो सकते। उससे आगे उन्होंने कहा कि दूसरा वर्टिकल जिस पर काम करने की आवश्यकता है किसी देश को, दैट इज सामरिक शक्ति सर्जित करे। उन्होंने उस पर भी विस्तार से कहा, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता कि भारत किस तरह से नेट इंपोर्टर से लेकर के आज दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्टिंग नेशंस में पहुंच गया। मैं आज उस इतिहास के पन्ने नहीं खंगालना चाहता कि क्यों कर भारत में क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण को रोका गया, किन लोगों ने मारुति को उस समय किस उद्देश्य के साथ में रोका था। लेकिन मैं आज गर्व के साथ में ये कह सकता हूं कि जब हमने जो है जनरेशन 4 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बनाया और सक्सेसफुली उसको उड़ाया, आज दुनिया के 7 देश, इसमें अमेरिका से लेकर के और मलेशिया तक सब है हमको खरीदने के लिए हमारे पीछे खड़े। आज हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, उसको दुनिया के बहुत सारे देश हमसे खरीद रहे हैं। आज हम नेट इंपोर्टर से टॉप 10 एक्सपोर्टर्स की सूची में आ गए और अब हमारी इंपोर्ट की लिस्ट जो है वो निगेटिव लिस्ट हो गई कि सिर्फ इतनी चीजें जो हमको इंपोर्ट करनी है, बाकी सब तो हम खुद बना लेंगे।
लेकिन केवल सामरिक शक्ति के आधार पर कोई देश जो है वो विश्व के लिए प्रणम्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि एक ऐसा देश जो अपने सारे पड़ोसियों से लड़ रहा है, एक साथ लड़ रहा है, उसमें कितनी भी ताकत होगी लेकिन वो दुनिया के लिए आदर्श नहीं हो सकता। तीसरा उन्होंने कहा कि तकनीकी का युग है, दुनिया में टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगा, जिसके पास टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होगी वो विश्व का लीडर होगा। भारत जिस तरह से तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, सेमीकंडक्टर से लेकर के ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर के वेफर्स बनाने से लेकर के इन सब विषयों पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे जिस तरह से भारत काम कर रहा है, और इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग से लेकर के और जितनी भी तरह के नई विधाएं उन सब में भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारत में जिस तरह से पहले रिसोर्स क्रंच होने के कारण से, एम्बियंस और एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम नहीं होने के कारण से, प्रॉपर रिसर्च सेंटर्स नहीं होने के कारण से, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होने के कारण से जो ब्रेन ड्रेन होता था वो रिवर्स हुआ है। उसके चलते हुए भारत तकनीकी के क्षेत्र में महारत हासिल करेगा, ये तय है। लेकिन केवल तकनीकी के आधार पर भी कोई देश प्रगति नहीं कर सकता या विश्व का प्रणेता नहीं हो सकता। जो एशियन टाइगर्स हैं, राइट फ्रॉम ताइवान, हांगकांग, जापान, चाइना, इन सब ने तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति की होगी, लेकिन वो विश्व के नेतृत्व करता नहीं हो सकता। जिन तीनों चीजों को एक साथ कर ले, लेकिन तो भी वो विश्व के लिए आदर्श और विश्व के लिए जिसके प्रति विश्व श्रद्धा भाव से देखे ऐसा अर्जित नहीं कर सकता। क्योंकि चाइना ने वो सब चीजें एक साथ हासिल की, लेकिन चाइना के प्रति पूरे दुनिया के जो लोग हैं उनमें 9 अरब देश लगभग होने वाले हैं, उनमें चाइना के प्रति श्रद्धा का भाव शायद बहुत कम लोगों में होगा। उन्होंने कहा कि ये केवल और केवल कल्चरल प्रोग्रेस से, सांस्कृतिक शक्ति से अर्जित किया जा सकता है, और भारत इन तीनों के साथ साथ में जो अपनी संस्कृति पे गर्व करता हुआ आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से हम अपनी विरासत पे गर्व करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने विरासत के मूल्यों को संरक्षित और संवर्धित करने के साथ लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही बजट में जो हमारी बहुत बड़ी थाती है, लगभग 3000 साल के हमारे पास में मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जो ताड़पत्र पे लिखी गई हैं, जो भोजपत्र पे लिखी गई हैं, जो सिल्क पर लिखी गई हैं, जो पेपर जब से आया हैंडमेड पेपर पर लिखी गई हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे मीडिया पे स्क्रैच करके लिखी गई हैं, शाही नहीं थी, खुदाई करके लिख करके काजल डाल करके उसको पढ़ने योग्य बनाया गया था। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं, ऐसा माना जाता है, अनुमान किया जा रहा है कि लगभग उन पुस्तकों की संख्या 1 करोड़ है। और वो कब है? जब भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति से डाह रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले लोगों ने भारत के उन सारे पुस्तकालयों को जला दिया था, और उनको जलाने के बाद में भारत के ऋषियों मनीषियों ने बार बार होने वाले उस सांस्कृतिक हमले और आक्रमण से बचने के लिए भारत में श्रुति और स्मृति की परंपरा कायम कर दी थी कि आपको सिर्फ लिख करके लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने कहा वो उपेंद्र जी ने याद किया और इन्होंने स्मृति में रख करके आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित किया। उसके बाद में भी 3000 साल में 1 करोड़ से ज्यादा ऐसी पांडुलिपियां हम सबके पास में, जिनको हम डिसाइफर करने, जो लैंग्वेज नॉट नोन है, और जिन उनको संरक्षित करके और उनको डिजिटाइज करने के ऊपर काम कर रहे हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम अगर किसी देश में हो रहा है तो वो भारत में हो रहा है। हम रोजाना 1.5 लाख पेजेस को डिजिटाइज कर रहे हैं, 1.5 लाख नेशनल आर्काइव्स के पेजेस को। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा, होगा भी नहीं। और आप उठा करके देख लीजिए, मैं केवल एक विषय की बात नहीं करता, जो प्रोग्राम भारत ने लिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। दुनिया में कोई उसका सानी नहीं हो सकता, दुनिया में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। हम सब भारतीयों को इस पर गर्व करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मित्रों, एक बहुत बड़ा होराइजन, बहुत बड़ा आसमान हम सबकी प्रतीक्षा कर रहा है। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कहता कि मैं भारत सरकार में मंत्री के नाते काम करता हूं, मेरा दायित्व है। मैंने जैसा कहा कि मेरी राजनीतिक यात्रा बहुत छोटी है, सिर्फ 10 साल हुए हैं मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए। सामाजिक जीवन में जरूर मैंने पिछले 30-35 साल तक काम किया है, लेकिन मैं जिम्मेदारी के भाव के साथ में कह सकता हूं, आवर कंट्री इज अंडरगोइंग era of transformation. And whenever any country, any society, any organization undergoes era of transformation, जब कोई भी संस्थान, समाज इस तरह के मार्ग से गुजरता है, वो निश्चित रूप से पीढ़ी सौभाग्यशाली होती है जिसको ऐसा अवसर मिलता है। आजादी की लड़ाई के बाद में पहली बार भारत के पास में ऐसा अवसर आया, हम भारतीयों के पास में भी। हमारे बीच में आजादी की लड़ाई से लेकर के अब तक 3 पीढ़ियां गुजर गई, उस 3 पीढ़ी के बाद में हमारी पीढ़ी को ऐसा अवसर मिला है। और मैं विशेष रूप से सौभाग्यशाली मानता हूं उस युवा पीढ़ी के लोग जो यहां बैठे हैं, जिनकी उम्र अभी 40 साल से नीचे की है, क्योंकि उनकी पीढ़ी, ये जो 25 से 40 साल की पीढ़ी है डॉक्टर साहब, वो एकमात्र ऐसी पीढ़ी होगी जो ये गर्व, जो दोहरी सौभाग्यशाली होगी।
जो ये गर्व कर सकेगी कि इस भारत को हमने ट्रांसफॉर्म किया और ट्रांसफॉर्म इंडिया में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकेगी। मैं और डॉक्टर साहब जैसे उम्र के लोग शायद भारत को बदलते हुए देख तो पाएंगे, उसमें कंट्रीब्यूट भी शायद हम अपने क्षमता और हैसियत के हिसाब से कर देंगे, लेकिन हम कितने साल तक उसमें रह पाएंगे उसका पता नहीं।